Hey guys, welcome to my channel Textbook. So let's start with the next topic of chapter 2. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी. ठीक है. सो ये मेथड्स जो हैं ये इंक्वायरी के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो उसमें हमने कुछ मेथड्स की बात की थी जिसमें से एक था ऑब्जर्वेशन मेथड. ठीक है. तो पहले हम वही डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड. सो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, बहुत ध्यान से देखते हो. ठीक है. सिर्फ देखना और ऑब्जर्व करने में बहुत फ़र्क होता है. देखने में आप मतलब इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते किसी चीज़ को. आप किसी को देखते हो, जनरली आप देख के कहीं और देख लेते हो, तो आपको इतना आइडिया नहीं रहता है, कई बार याद भी नहीं रहता है कि क्या देखा था, है ना. लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप पूरा फोकस के साथ ऑब्जर्व करते हो. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन मेथड में 3 स्टेप्स हैं और हम मतलब जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. पहला है सेलेक्टिव बिहेवियर, सेकंड है रिकॉर्डेड, थर्ड है एनालाइज्ड. सो सेलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है? जब आप ऑब्जर्व करते हो तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप सेलेक्टिव बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो. ठीक है. आप सब कुछ ऑब्जर्व नहीं करते. अगर आप किसी पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो तो जब आपको वो सेलेक्टिव बिहेवियर जिसको आपने ऑब्जर्व करना है वो नज़र आएगा, तभी आप उसको ज़्यादा फोकस करते हो, ध्यान से देखते हो. ठीक है. पूरा टाइम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है. पूरा टाइम ऑब्जर्व करके कोई चीज़ नोटिस करोगे तो आपका जो फोकस है वो खुद ही मतलब आउट ऑफ फोकस हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए हम जब भी ऑब्जर्व मेथड यूज़ करते हैं तो हम एक सेलेक्टिव बिहेवियर ले लेते हैं. जैसे कि हमने देखा है कि किसी का रिएक्शन, मतलब हमें देखना है कि किसी का रिएक्शन क्या होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम उस रिएक्शन को उसी टाइम ऑब्जर्व करेंगे जब वो सिचुएशन स्टार्ट होगी. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डेड. सो ऑब्जर्वेशन मेथड को रिकॉर्ड किया जाता है. बेशक आप उसको मतलब शॉर्ट हैंड में लिखो या फिर आप टाइप करो या आप बोल के वर्बली रिकॉर्ड करो रिकॉर्डर के थ्रू. ठीक है. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आपने रिकॉर्ड करना है, वरना आप बाद में भूल जाओगे. सारी चीज़ें आपको डिटेल में याद नहीं रहेंगी, है ना. अगर आप सोचते हो कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है और आप खाली उसको देख के बाद में जाके डिटेल लिख लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, आइदर आप एक वीडियो कैमरा साथ में इंस्टॉल करो जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है ताकि आप बाद में उसको रेफ़र कर सको, या फिर आप शॉर्ट हैंड में लिखो. ठीक है. या किसी भी तरीके से आप उसको रिकॉर्ड करते जाओ. ठीक है. ये रिकॉर्डेड में ये होता है. देन तीसरा है हमारा एनालाइज्ड. यहाँ एनालाइज करना होता है. ठीक है. हम कोई भी डेटा है कलेक्ट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि वो ऑटोमेटिकली कोई रिजल्ट नहीं देता है, हमें उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है. ठीक है. तो जैसे आप ऑब्जर्व करते हो किसी को और आपका सिलेक्टिव बिहेवियर रिकॉर्ड करते हो तो आपको उसको बाद में एनालाइज करना होता है. ठीक है. उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें ये 3 चीज़ें करनी होती हैं. पहले तो हमें सेलेक्टिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है साथ साथ. ठीक है. और उसको एनालाइज करना है. अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. तो नेचुरलिस्टिक में क्या होता है? नेचुरलिस्टिक मतलब नेचुरल कंडीशंस में. ठीक है. जब आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो सकता है आप उसको मतलब आपने उसको बताया भी नहीं है, कई बार बिना बताए भी ऑब्जर्व किया जाता है. जैसे मान लीजिए आप क्लास में स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, जब क्लास में टीचर नहीं होती है तो स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है. तो आपने कैमरा इंस्टॉल कर दिए हैं, बच्चों को नहीं पता इस बारे में, तो जब टीचर बाहर जाती है उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि वो बच्चे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. तो आप उनकी नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है. कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रही है, मतलब आपने, हो सकता है उस टाइम लाइट चली जाए, हो सकता है उस टाइम मतलब अचानक से कुछ हो जाए जिससे बच्चों का ध्यान इधर उधर चला जाए, या फिर उनका मतलब गेम्स पीरियड हो जाए और वो क्लास से बाहर भाग जाएं, है ना. तो आपने कोई भी कंडीशन कंट्रोल नहीं करी, आपके हाथ में नहीं है कंडीशन. ठीक है. लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो कि जब भी आपको मतलब आपका सेलेक्टिव बिहेवियर आपको नज़र आए तो आप उनको ऑब्जर्व करो. ठीक है. उनकी नेचुरल कंडीशंस में. तो ये था नेचुरलिस्टिक. देन दूसरा है हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है?
जिसमें एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ चीज़ें कंट्रोल करी होती हैं, ठीक है, और फिर आप उसका इफ़ेक्ट देखते हो कि कैसे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, आपके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। आपका फोकस सिर्फ उस पे होता है जो आपने स्टडी करना है, और आप किसी तरीके से कोशिश करते हो कि वो जो बिहेवियर है जिसको स्टडी करने के लिए आप वेट कर रहे हो वो रिएक्शन आपको दिखे, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि ये आपके हाथ में होती है ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप इसमें चीज़ें कंट्रोल करके ऑब्जर्व कर सकते हो, आप वो बिहेवियर बाहर ला सकते हो किसी का जिसको आपने पढ़ना है। आप इसमें वेट नहीं कर रहे हो कि जब वो बिहेवियर नेचुरली आएगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, इसमें आप पहले से ही रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें वो बिहेवियर नज़र आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ये होता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। लेट्स मूव फर्दर। तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, बेब लैटेन एंड जॉन डार्ले का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक बॉक्स में दे रखा है। सो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आएंगे, वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये सब इसी के ऊपर डिस्कस होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसी पे डिस्कस होंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से समझ लो यहाँ भी। इसमें क्या है, लैटन और डार्ले ने क्या किया था, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिएक्शन स्टडी करने के लिए उनको एक लैब में बुलाया था, ठीक है। उन्होंने उनको बुलाने का पर्पज़ ये बताया था कि कुछ इंटरव्यू लेना है, ठीक है। डायरेक्ट पर्पज़ नहीं बताया था कि उनको ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया है। उनको ये बोला था बच्चों को कि किसी चीज़ का इंटरव्यू लेना है, इसलिए उन्होंने उनको लैब में बुलाया है, ठीक है। जब वो सारे लैब में आए तो उनको पहले एक जगह पे वो बैठे थे, तो उनको बारी बारी वेटिंग रूम में भेजा गया। उनको ये बोला गया कि आप दूसरे रूम में जाएंगे जहाँ पे आपको एक क्वेश्चनेयर दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना है, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे थे तो 1 बाय 1 भेजना स्टार्ट किया। अब यहाँ 3 रूम थे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रूम है। एक अलोन वाला रूम है, एक 3 स्टूडेंट्स वाला रूम है, और एक 1 स्टूडेंट 2 कॉन्फिडरेट्स वाला रूम है, ठीक है। सो अब पहले क्या हुआ, किसी एक बच्चे को अलोन वाले रूम में भेजा और एक पेपर देकर ये कहा कि ये आपको भरना है, फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 3 बच्चों को 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में भेजा, ठीक है, 3 बच्चों को। सो अलोन वाले रूम में एक को भेजा, 3 स्टूडेंट्स वाले में 3 बच्चों को भेजा गया, ठीक है। और उसी में से फिर एक बच्चे को, मतलब 1 स्टूडेंट 2 कॉन्फिडरेट्स वाले रूम में भेजा जहाँ पे 2 ऑलरेडी उसमें बैठे थे, ठीक है, जो कि वो उनके अपने बुलाए हुए स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो मतलब बच्चे इनको जानते नहीं थे, ठीक है, समझ आई बात। सो अलोन में एक ही बच्चा है, 3 स्टूडेंट्स में वाले रूम में 3 बच्चे हैं जो कि एक ही जगह से आए हैं, और वो तीनों ही फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। उनको बस बोला है कि आपने यहाँ बैठ के जो पेपर दिया है उसे फिल करना है, ठीक है। फिर 1 स्टूडेंट 2 कॉन्फिडरेट्स वाले रूम में एक स्टूडेंट आया है यूनिवर्सिटी का, और 2 पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 कॉन्फिडरेट्स। सो इनको कॉन्फिडरेट्स बोलते हैं, मतलब जिनको पहले से कुछ समझा के बैठाते हैं। तो इन दोनों को ये बोला गया कि कुछ भी हो लैब में आपने रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन किसका स्टडी करना है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्टडी, मतलब उनका रिएक्शन स्टडी करना है। तो इन दोनों को ये बोला गया कि लैब में कुछ भी करें, कुछ भी आपको मतलब दिखे, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो इसलिए उनको कॉन्फिडरेट्स बोला गया, ठीक है, क्योंकि उनको समझा के बैठाया है। अब यहाँ जो अकेले हैं अलोन वाले रूम में, मतलब यहाँ जो अकेला है अलोन वाले रूम में, उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और जो 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में भी जो 3 बच्चे हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता है। तो एक हो गया, 3 यहाँ हो गए, और नीचे भी टोटल मतलब 3 हो गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये क्वेश्चनेयर फिल कर रहे थे तो रूम में धुआं आना शुरू हुआ, ठीक है, या तो दरवाजे से या विंडो से या कहीं से भी, मतलब पूरे रूम में स्मोक आने लगा, और वो धुआं इतना ज़्यादा था कि उसको अवॉइड नहीं कर पाए, ठीक है, इग्नोर नहीं कर पाए, और धीरे धीरे उस धुएं की वजह से सांस घुटना शुरू होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ,
इसी चीज़ का मतलब रिएक्शन तीनों का उनको देखना था कि तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्ट जल्दी कौन करता है स्मोक को देख के। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अकेला था वो सबसे ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो अकेला था। तो उसने किसी का वेट नहीं किया, कुछ नहीं देखा, बस जैसे स्मोक आई वो घबरा के फटाफट रूम से बाहर जाके उसने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, कि रूम में धुआं आ रहा है। तो ऐसे ही जितने भी लोगों को मतलब अकेला जो बैठाया हुआ था, उन्होंने रिपोर्टिंग ज़्यादा करी थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में जहाँ पे 3 बच्चे थे, तो इसमें मतलब तीनों को ही वैसे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही धुआं आया तो एक ने बाकी 2 लोगों की तरफ देखा, वो दोनों अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसे लगा कि शायद ये इतना सीरियस नहीं है। बट जब ज़्यादा धुआं आया तो उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपस में सलाह करी। मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था रिपोर्टिंग करने में कि स्मोक निकल रही है। ठीक है, जबकि जो अलोन वाले रूम में जो अकेला था उसने वेट नहीं किया, उसने देखा कि स्मोक आ रही है तो वो घबरा के रिपोर्ट करने चला गया। ठीक है, लेकिन जो 3 लोग बैठे थे 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में, ये पहले तो आपस में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ठीक है, आपस में उन्होंने डिस्कस किया, सोचा कि बताएं या फिर ना बताएं, फिर जाके उठ के उन्होंने बताया, रिपोर्ट करी। ठीक है, फिर अब जहाँ एक स्टूडेंट था, 1 स्टूडेंट 2 कॉन्फिडरेट्स वाले रूम में, जहाँ एक स्टूडेंट था जो टोटली फ्रेश था, जिसको कुछ नहीं पता था, और 2 ऐसे थे जिनको बोला था कि रिएक्ट मत करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जैसे ही स्मोक आनी शुरू हुई तो ये तो घबरा गया था जो यूनिवर्सिटी से आया है, बट जो 2 लोग थे ये नॉर्मल बैठ के अपना काम कर रहे थे, क्योंकि इन्हें रिएक्ट करने के लिए मना किया था। इवन स्मोक उन्हें मतलब आसपास बहुत ज़्यादा थी, दिखना बंद हो गया था, खांसी आ रही थी, इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए मना किया था, इसलिए उन्होंने कोई मतलब रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन दोनों को देख के ये बेचारा जो परेशान था, घबरा रहा था, वो भी बैठा रहा, क्योंकि उसने देखा कि ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ सीरियस नहीं है, नॉर्मल बात है। ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ने रिपोर्टिंग जो है बहुत ही कम करी थी। ठीक है, यहाँ परसेंटेज देख सकते हो, इसमें लिखी हुई है 75% जो अलोन वाले रूम में जो अकेले बैठे थे उन लोगों ने करी है रिपोर्टिंग। ठीक है, और 38% उन्होंने रिपोर्ट किया है जहाँ मतलब तीनों ही नए बच्चे बैठे थे 3 स्टूडेंट्स वाले रूम में, और 10% लोगों ने ही मतलब रिपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टूडेंट 2 कॉन्फिडरेट्स वालों ने सिर्फ 10% ही किया था, क्योंकि वो बाकी 2 को देख के बैठे रहे थे, क्योंकि वो नहीं हिल रहे थे, तो उसने सोचा कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या स्टडी करने की कोशिश करी कि ग्रुप का क्या असर होता है। ठीक है, इसे सोशल साइकोलॉजी भी मतलब कई बार बोलते हैं कि आप अगर एक ग्रुप में हो तो आप मतलब आपका बिहेवियर कैसा होता है, और अगर आप अकेले हो तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की थी कि इस एक्सपेरिमेंट मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, और उनको यही पता चला कि जब हम अकेले होते हैं तो जल्दी रिएक्ट करते हैं, और जब हम किसी और के साथ होते हैं तो हम पहले उनके रिएक्शन की वेट करते हैं और फिर मतलब रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर वो रिएक्ट ना कर रहे हों तो हम भी कोशिश करते हैं कि चुप करके बैठे रहें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ये थी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब कंट्रोल कैसे, इन्होंने क्या क्या कंट्रोल किया था, इसमें इन्होंने स्मोकिंग कंट्रोल कर रखी थी कि हर कमरे में स्मोक जाएगी। ठीक है, और कितनी स्मोक जाएगी और कितनी देर तक जाएगी वो कंट्रोल्ड था, एकदम उनके हाथ में था। दूसरा, इन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज मतलब कंट्रोल थे कि हमने क्या ऑब्जर्व करना है, रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, और तीसरा था टेम्परेचर, साइज एंड स्मोक, मतलब टेम्परेचर रूम का कंट्रोल था। ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो उठ के मतलब बाहर भाग गए। ठीक है, ऐसा नहीं था, टेम्परेचर तीनों रूम का सेम था, साइज़ सेम था, और कितना स्मोक अंदर मतलब जाना है, कब जाना है, उसका टाइम भी सेम था। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड थी। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल का यही फ़र्क होता है कि नेचुरलिस्टिक में आप वेट करते हो कि कब वो बिहेवियर नज़र आएगा, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और आप इसमें मतलब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते।
और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में आप कंट्रोल करके वो बिहेवियर जनरेट करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक टाइप का ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। अब दूसरा है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेंट मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको आप मतलब जिसका आप पार्ट नहीं हो, ठीक है। आप दूर से कोने में बैठ के कहीं देख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आप बीच में ग्रुप में जाके ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। जैसे आप स्कूल स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कोने में खड़े हो या फिर आप चुपचाप स्टूडेंट्स बन के बीच में मतलब बैठ गए हो, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा है, तो आप उसका पार्ट नहीं हो ग्रुप का, ठीक है। तो ये नॉन पार्टिसिपेंट मतलब ऑब्जर्वेशन में होता है। देन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप खुद भी उन सब चीज़ों में पार्ट ले रहे हो, फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कुकिंग की क्लास में हो और आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि लोगों का कैसा रिएक्शन होता है या लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो आप खुद भी पार्टिसिपेंट बन के गए हो क्लास में, ठीक है। खुद भी सीख रहे हो और सीखते सीखते मतलब बात भी कर रहे हो, इंटरेक्ट भी कर रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो, और साथ साथ आप मतलब कहीं नोट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कैमरा में नोट हो रहा है, तो आप उसके पार्टिसिपेंट खुद भी हो ऑब्जर्वेशन के, खुद भी आप उस चीज़ को मतलब आपको भी वो एक्सपीरियंस हो रहा है जिसको आप ऑब्जर्व करने गए हो दूसरों के ऊपर। तो यहाँ दो कैटेगरीज हो गई हैं, एक है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड और दूसरी है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में रखना क्योंकि इसके ऊपर आगे फिर बात होगी वीडियोस में, ठीक है। और अगर आपको सब समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।